हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। ठीक है, और इसमें है आज हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में कराया था उसमें कराया था मैंने आपको गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन। ठीक है, गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन कराया था और आज हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कराएंगे। तो क्या है आज का टॉपिक? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। और देखिए इसमें जो 4 अनुप्रयोग आते हैं हमारे, चारों में सबसे पहला आता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित एक समान रूप से आवेशित चालक तार है ये। ठीक है, देखिए कैसा है, अनंत लंबाई का है, जो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर लंबाई। ये कैसा तार है? ये अनंत लंबाई का तार है, यानी ये आगे तक, यानी इसकी लंबाई कैसी है, बहुत ज्यादा है। तो अनंत लंबाई का चालक तार है ये। और देखिए एक समान आवेशित, कैसा है? एक समान आवेशित, यानी एक समान रूप से आवेशित है ये। कैसा है? एक समान रूप से आवेशित है ये। ठीक है, एक समान रूप से। एक समान रूप का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि किसी भी बिंदु पर आप चेक करें, किसी पर कहीं तो ज्यादा आवेश हो, कहीं कम हो। किसी भी बिंदु पर आप चेक कर सकते हैं, हर बिंदु पर आवेश का मान क्या होगा? समान पाया जाएगा। इसको कहते हैं एक समान रूप से आवेशित। ठीक है, तो चलिए इसका हम डेरिवेशन करते हैं। तो इससे पहले जो आपको जानना होगा वो होगा रेखीय आवेश घनत्व। किसकी जानकारी होनी चाहिए आपको? रेखीय आवेश घनत्व की। ठीक है, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व ये क्या है? रेखीय आवेश घनत्व को पहले तो हम ध्यान रखेंगे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से। उसका फॉर्मूला होता है Q/L। ठीक है, यानी एकांक लंबाई पर जब हम एक समान रूप से किसी चालक तार को आवेशित कर देते हैं तो उसकी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान सुन लीजिए, जब कोई एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का चालक तार होता है तो उसकी प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो है आवेश इसके ऊपर एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, और मान के चलते हैं हम कि इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर ही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि भाई ये जो आवेशित जो चालक तार है, ठीक है, इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा, जो कि कितना होगा? Q/L के बराबर है। ठीक है, ओके, ये हमने मान लिया है। और हमको P बिंदु पर क्या निकालना है? P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है इस आवेश के कारण। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो आवेश है चालक तार के ऊपर फैला हुआ है, यानी कि चालक तार है, जैसा सपोज करो ये चालक तार है, इसके ऊपर एक समान रूप से फैला हुआ है ये। ठीक है, रेखीय, यानी कि रेखीय फैला मतलब लंबाई में फैला हुआ है इस तरीके से। अब जब ये आवेश है तो ये कैसा है? ओपन आवेश है, यानी खुला हुआ आवेश है। और हम जानते हैं गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश के लिए लगती है। ठीक है, यानी किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए। तो यहाँ आवेश कैसा है? ओपन रखा हुआ, खुला हुआ रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? P से ये जो बिंदु दिख रहा है ना P, ये बिंदु P, सीधी रेखा खींचे इसमें। ठीक है, बिंदु P से होकर स्मॉल r त्रिज्या का, ठीक है, स्मॉल r त्रिज्या लेकर हम एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, इस पर हम क्या कर लेते हैं? एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं। तो यानी कि हमने एक बेलनाकार पृष्ठ ले लिया है। ठीक है, बेलनाकार पृष्ठ लिया है और इस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर हमने इस आवेशित चालक को क्या कर दिया? बंद मान लिया है। ठीक है, और ये जो है पृष्ठ, इसको कहते हैं हम गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको? गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अर्थात हमने क्या काम कर दिया है? हमने एक r त्रिज्या के बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की है और उस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर ये आवेशित चालक तार रखा हुआ है। ठीक है, और इस पृष्ठ को ही हम नाम देंगे गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस है ये। ठीक है, गॉस के अकॉर्डिंग हमने ये पृष्ठ की कल्पना की, इसलिए इसको कहेंगे हम गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, और इस पृष्ठ, इस आवेश का क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, तो लैम्डा बराबर Q/L है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, अब हमको करना क्या है? सबसे पहले देखो इस बेलनाकार पृष्ठ की 3 सतह आ गई। ठीक है, इस बेलनाकार पृष्ठ की 3 सतह आ गई। कौन सी? एक तो ऊपर वाली ये समतल पृष्ठ,
एक नीचे वाला समतल पृष्ठ हो गया और एक हो गया ये बेलनाकार पृष्ठ, ये वाला, ये वाला बेलनाकार पृष्ठ हो गया। तो 3 पृष्ठ होते हैं, ठीक है, ऊपर की समतल सतह, नीचे की समतल सतह और ये बेलनाकार पृष्ठ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। यानी एक समतल सतह ये रही, एक नीचे है समतल पृष्ठ, ठीक है, और एक आपका ये बेलनाकार पृष्ठ, ठीक है, यानी इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो 3 पृष्ठ होते हैं, तो हम तीनों पृष्ठ पर हम छोटे छोटे अवयवों की कल्पना कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस पर वक्र पृष्ठ के ऊपर हमने एक छोटे से क्षेत्रफल DA की कल्पना की है, किसकी, DA की। इसी तरीके से हम एक इस पर छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं, ये भी हमारा DA है, ठीक है, और एक हम इस पर कल्पना कर लेते हैं छोटा सा पृष्ठ, ये भी क्या है, हमारा DA है, ठीक है। तीनों सतहों पर हमने 3 पृष्ठों की कल्पना कर ली है, छोटे छोटे स्मॉल DA क्षेत्रफल वाले अवयवों की कल्पना की है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से डायरेक्शन दिखानी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और क्षेत्रफल सदिश की, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमने DA क्षेत्रफल की कल्पना की है यहाँ पर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, देखिए सबसे पहले ना हम इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे, ठीक है। इसको चाहो तो इसको और भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है, ये अनंत लंबाई का चालक तार है, तो इसकी लंबाई अनंत दिखा सकते हैं, ऊपर तक इस तरीके से और भी दिखा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। ऐसे इसको नीचे भी दिखा सकते हैं हम, इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। तो इस तरीके से ना अनंत लंबाई का तार है। अब देखिए इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, देखो प्लस प्लस में होगा प्रतिकर्षण, ठीक है, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, इधर को बल लगेगा, अर्थात इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ गई है, ठीक है। और इस पृष्ठ पर देखिए जैसे कि ये जो पृष्ठ है ये कैसा है, ऊपर की ओर है, यानी ये पृष्ठ कैसा है, ऊपर की ओर, तो इस पर लंबवत कैसे, जो नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल जो जाएगा n कैप, ठीक है, अभिलंबत सदिश जो जाएगा, लंब सदिश वो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और इसी दिशा में हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की, यानी कि DA वेक्टर की दिशा, किसकी जाएगी, क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर की दिशा। और यहाँ जो एंगल बन गया इनके बीच में कितना बन गया, 90 का। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए प्लस प्लस में होगा प्रतिकर्षण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ गई, और इस पर जो लंब जो खींचेगा, लंब जो नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल n कैप, वो कहाँ आएगा, इधर ही आएगा, और इसी दिशा में क्या आएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ गई, और अब आएगी विद्युत क्षेत्रफल सदिश, यानी क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर की दिशा आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप DA वेक्टर और E वेक्टर के बीच में थीटा कितना बन रहा है, यहाँ पर 0 एंगल बन रहा है। और इसी तरीके से जब आप इस पर दिखाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, इस पर प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, और पृष्ठ कैसा है, इसमें नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल सदिश आएगा, ठीक है। DA में ऊपर लिख देता हूँ इसको, और क्षेत्रफल सदिश कहाँ आएगा, इस पर नीचे की ओर आएगा DA वेक्टर, और इनके बीच में भी एंगल क्या बन गया, 90 एंगल बन गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने तीनों पृष्ठ ले लिए, और तीनों पृष्ठों पर छोटे छोटे मैंने पृष्ठ खींचे हैं, ठीक है, अवयव लिए हैं छोटे छोटे DA, और उनके मैंने E वेक्टर और DA वेक्टर ले करके उनके बीच के एंगल फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, छोटे छोटे जो पृष्ठ माने हैं हमने ये छोटे छोटे जो हम पृष्ठ माने हैं DA, है ना, इनसे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कुल गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयवों, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयवों DA से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक है, यानी छोटे छोटे क्षेत्रफल जो हैं 3 हमारे DA, उनसे गुजरने वाला फ्लक्स है, 1 2 3 तीनों से, ठीक है। उसको मैं D फाई मान सकता हूं। कैसे निकालेंगे हम, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, यानी पृष्ठ, एक तो पृष्ठ ये रहा, एक पृष्ठ आपका वक्र पृष्ठ है, और एक तीसरा हमारा क्या है, नीचे वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पृष्ठ को 1 मान लेता हूँ, नीचे वाले को मैं 2 मान लेता हूँ, और ये जो वक्र पृष्ठ है इसको मैंने 3 मान लिया है, ठीक है। तो देखिए E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है, ये पहला पृष्ठ ले लिया। अब दूसरे पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, दूसरे पृष्ठ के लिए, और तीसरे पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, तीनों पृष्ठों के लिए ले लिया मैंने, ठीक है।
अब जरा ध्यान से देखेंगे इसको हम, ये पहले वाले पृष्ठ के लिए क्या करेंगे हम, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना देखो पहले वाले पृष्ठ में 90 आ रहा है, ठीक, और ई डी ए कॉस, अब दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ हमने ये माना इसके लिए भी एंगल कितना बन रहा है 90 आया है हमारा, और अब तीसरा वाला पृष्ठ जो कि वक्र पृष्ठ है इसके लिए क्या आएगा, ई डी ए कॉस 0, इसके लिए एंगल कितना आया हमारा 0 आया है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक काम कर देंगे, ये जो कॉस 90 होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है भाई, कॉस 90 का मान कितना होता है बताएंगे, क्या होता है कॉस 90 का मान 0 होता है। तो ये वैल्यू हमारी कॉस 90 की वजह से 0 हो गई, ये वैल्यू कॉस 90 की वजह से 0 हो गई, और ये कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ई डी ए और कितना हो गया, ये कॉस 0 हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हमारा डी फाई निकल के आ जाता है यहाँ से, ई डी ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स निकल के आ गया है, तीनों पृष्ठों से, ये छोटा वाला जो है ये डी ए, इनसे गुजरने वाला कुल फ्लक्स आ गया। अब हमको निकालना पूरे गॉसियन पृष्ठ से, हम लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। हमें कुल फ्लक्स निकल के आ जाएगा अब हमारा पूरे गॉसियन पृष्ठ से, ठीक है। तो कितना आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक है, और इसको मान लेते हैं फाई, टोटल फ्लक्स को फाई मान लेते हैं, जो कि क्या होगा, छोटे क्षेत्रफलों से गुजरने वाला फ्लक्स जो है उसका इंटीग्रेशन कर दो, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, डी फाई की वैल्यू कितनी है हमारी, ई और डी ए है, जिसमें से ई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं हम, ई बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे इसको, यहाँ से मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ऊपर ताकि मुझे स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, ठीक है। ये देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब एक चीज़ जो आपको देखनी है वो क्या देखनी है, देखो ये जो हमारा तीसरी जो सरफेस बची हुई है, कौन सी बची हुई है, बेलनाकार सतह, तीसरी वाली, यानी बेलनाकार सतह से ही गुजरने वाला फ्लक्स आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो समतल पृष्ठ है ना उनमें 90 के एंगल होने की वजह से कितना है फ्लक्स 0, पहली सतह से गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो गया, दूसरी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया 0, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल होने की वजह से ही दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स हमारा 0 आया है। और तीसरी पृष्ठ जो है वो कौन सी हमारी बेलनाकार सतह है, तो बेलनाकार सतह से गुजरने वाला फ्लक्स ही चल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना हमें इसमें, फाई बराबर ई, और ये इंटीग्रेशन डी ए क्षेत्रफल कौन सा है, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकल रहा है ना, तो इन दोनों की बात नहीं करेंगे, केवल इसकी बात करेंगे हम, केवल वक्र पृष्ठ की, ठीक है। तो इस पर छोटा सा क्षेत्रफल कौन सा है, ये वाला, तो ये डी ए कौन सा है, छोटा क्षेत्रफल ये, और इसका कर दिया इंटीग्रेशन, मतलब इस पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, सपोज कीजिए इसकी लंबाई कितनी है हमारी, बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई l है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर एल होता है, ठीक है। कितना होता है किसी वक्र पृष्ठ, ठीक है, यानी कि बेलनाकार पृष्ठ है ये, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एल, ठीक है। तो इसको मैं इंटीग्रेशन डी ए को 2 पाई आर एल लिख सकता हूं, और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, और यहां लिख देंगे कि इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या हो गया 2 पाई आर एल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसका रीजन भी लिख दिया है, ये कहां से आया है, ओके। आगे देखिए, परंतु गॉस की प्रमेय से हम क्या जानते हैं, परंतु गॉस की प्रमेय से देखिए, गॉस की प्रमेय कहती है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई जो होता है वो कितना होता है, Q/ε0 होता है, यही तो बताया था। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एक साथ लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बता रही है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, और सेकंड क्या बता रही है, अकॉर्डिंग टू गॉस इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो कुल मिलाकर ये दोनों क्या बता रहे हैं, कुल विद्युत फ्लक्स को बता रहे हैं। तो इसलिए दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर, क्योंकि LHS बराबर तो RHS बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम एक काम करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, यानी E और 2 पाई आर एल बराबर Q/ε0, ठीक है। अब हमको निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी थी हमको, तो ठीक है, तो Q/ε0, ठीक है। और ये जो है आपका 2 पाई आर एल, ये भी कहाँ जाएगा, हमारे नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे हम, क्या करेंगे हम,
इसको हम यहीं छोड़ करके हम एक काम करते हैं, क्यू की वैल्यू निकाल देते हैं। हमने बताया ना रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, यदि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तो ठीक है, तो लैम्डा बराबर कितना बताया था मैंने आपको, क्यू बटे एल। तो यहां से ना हमें क्यू की वैल्यू निकाल देंगे, क्यू बराबर कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा एल आ जाएगा, क्यू बराबर लैम्डा एल। ठीक है, और इस समीकरण को नाम देते हैं हम 3, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो आपने क्या काम कर दिया, इसको यहां से समीकरण 3 में रख दिया है। ठीक, अब मैं इसको यहां कर देता हूं, देखिए ई बराबर क्यू की जगह लैम्डा एल लिखेंगे हम, लैम्डा एल, और ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, एल से हमारा एल खत्म, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या तो इतना छोड़ दीजिए आप, या इसको एक काम कर दीजिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या काम कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 लैम्डा हो गया, और 2 से इधर डिवाइड कर दिया था, यानी कि ये 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दिया, 2 लैम्डा बाई आर मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा पहला अनुप्रयोग गॉस का, और वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है, आप इसको जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए अब हम अगली वीडियो में लेंगे अनुप्रयोग नंबर 2। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।